गुड मॉर्निंग। कंपनी ऑडिट का आज अपना सेकेंड क्लास है। आज अपने लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ऑडिटर्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग डिफरेंट कोर्ट वर्डिक्ट्स क्या है। जैसे अपने लोग पॉइंट नंबर 9 या फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किए होंगे लास्ट के तरफ कि ऑडिटर्स का ड्यूटीज एंड पावर्स क्या है ना, उसी के रिगार्डिंग कुछ हम लोग और पढ़ेंगे। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हॉन्ड। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हॉन्ड। ऑडिटर जो है एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग का मतलब रखवाली करने वाला एक कुत्ता है। वो ब्लड हॉन्ड का मतलब डिटेक्टिव कुत्ता नहीं है, मतलब शिकारी। जो शिकारी होता ना, एक मर्डर हुआ, अब एक कुत्ता खून को सूंघते सूंघते मर्डर के पास पहुंच गया, ये कैपेबिलिटी ऑडिटर के पास नहीं होता है, वो डिटेक्टिव नहीं है। ये बेसिकली एक जजमेंट का रिमार्क्स है, एक जजमेंट का रिमार्क्स है, जिस जजमेंट में ये रिमार्क्स दिया गया था रिगार्डिंग ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर अबाउट वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। बैलेंस शीट का असेट्स लायबिलिटीज वैल्यूएशन के रिगार्डिंग, ठीक है, एक ऑडिटर के ड्यूटीज के ऊपर ये रिमार्क्स दिया गया है। ये क्लासिक रिमार्क्स है, मतलब इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। ये किस केस में हुआ था? ये किंगस्टोन कॉटन मिल केस में 1896 में ये केस हुआ था। 1896 में एक केस हुआ था। उसी केस के जजमेंट में, ठीक है, जो जज है ये स्टेटमेंट बोले थे कि ऑडिटर जो है वॉचडॉग है, नॉट अ ब्लड हॉन्ड। 1896 में अब हम लोग को जाना पड़ेगा, केस क्या था समझना पड़ेगा। केस ये था कि एक कंपनी का बैलेंस शीट ऑडिट करते समय या कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ज़्यादा हो गया। और ये जो ज़्यादा वैल्यू जो हुआ, ये मैनेजर के रिपोर्ट के कारण हुआ। कंपनी का जो मैनेजर था वो ऑडिटर को बोला कि कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इतना है। ऑडिटर उसके बात पे विश्वास किया, कर लिया, ठीक है, एंड उसी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मैनेजर है भाई, मैनेजर कुछ बोला तो उसके बाद आप कैसे विश्वास नहीं करिएगा, ठीक है। उसी का बोला हुआ वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा गया। तो जानते होंगे आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड यदि हो जाए एंड उसको ट्रेडिंग अकाउंट में यदि लिख लेते हैं तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जीपी ओवर वैल्यूड हो जाएगा एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी का जीपी भी बढ़ गया और एनपी भी बढ़ गया। तो एनपी ज़्यादा था ना, तो कंपनी एक्साइटेड होकर उस एनपी से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, कंपनी डिविडेंड पे कर दिया, डिविडेंड पेमेंट हो गया, लेकिन वो प्रॉफिट तो गलत था ना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मैनेजर गलत बोला था एंड ऑडिटर सिर्फ ये लिख दिया था बैलेंस शीट में कि एज पर क्लोजिंग स्टॉक इज एज पर मैनेजर सर्टिफिकेट। ये बात लिखकर वो अपना बैलेंस शीट को साइन कर दिया, कंपनी को सबमिट कर दिया। कंपनी देखा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और कंपनी उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पता चला कि अरे बाबा, इतना प्रॉफिट तो था नहीं, ठीक है, एंड डिविडेंड जो पेमेंट हो गया और कैपिटल से पेमेंट हो गया, कंपनी का कैपिटल से पेमेंट डिविडेंड हो गया। कभी किसी कंपनी का डिविडेंड कैपिटल से पेमेंट हो जाए तो कंपनी ऑटोमेटिकली वाइंड अप हो जाएगा, मतलब वो कंपलसरी वाइंडिंग अप केस में फॉल करता है। मतलब अब उसका कोई सुनवाई नहीं है, कंपनी बंद करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप किससे पेमेंट कर दिए, आप अपने कैपिटल को रिफंड कर दिए। कैपिटल रिफंड का मतलब ही होता है, इसका मीनिंग ही होता है कि आपका बिजनेस वाइंड अप हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वो कंपनी बंद हो गया, कंपनी वाइंड अप हो गया।
तो कंपनी को वाइंड अप करने के लिए जो आदमी अपॉइंट होता है वो भी कोर्ट का आदमी होता है, उसका नाम लिक्विडेटर होता है। लिक्विडेटर जब आके सारा काम, जब सारा एसेट को बेचा, लायबिलिटीज वाले को पेमेंट किया, जब सारा ड्रामा जब लिक्विडेटर खत्म किया, तो लिक्विडेटर इस बात को पॉइंट आउट किया कि ये ऑडिटर के गलती के कारण ये कंपनी बंद हुआ। लेकिन समझिए बात, मतलब कंपनी का मैनेजर साइड है, कंपनी को कोई मतलब नहीं। जो लिक्विडेटर जो पूरा कंपनी को बंद करके चला गया, वो जाते जाते अपना कमेंट में लिखता है कि ऑडिटर के नेग्लिजेंस के कारण कंपनी बंद हो गया। इसका मतलब इसका ऑडिटर के ऊपर चार्ज आ गया। चार्ज का मतलब ऑडिटर को गलत ठहराया गया कि आपके मिस्टेक के कारण एक चलता फिरता कंपनी बंद हो गया। जैसे वो तो लिक्विडेटर तो कोर्ट का अपॉइंट किया हुआ पर्सन है ना, लिक्विडेटर कोर्ट का क्या अपॉइंट किया पर्सन है, तो ये बात कोर्ट फिर पहुंच गया, क्योंकि लिक्विडेटर तो कोर्ट में ही बोला होगा। वो ऑडिटर को गिल्टी माना, जो लिक्विडेटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑडिटर है वो उसी का ही गलती था, ठीक है। तो केस चला होगा, जाहिर सा बात है। उस केस में 2 जज थे। जब वर्डिक्ट हो रहा था, जब सारा सिनेरियो देखने के बाद जब वर्डिक्ट होता है, जब फैसला सुनाया जाता है, तो 2 जज थे। उसमें एक जज का नाम था जस्टिस लिंडले। जस्टिस लिंडले बोले कि देखो भैया, ऑडिटर का ये काम ही नहीं है, इट इज नो पार्ट ऑफ ऑडिटर ड्यूटी, इट इज नो पार्ट ऑफ एन ऑडिटर्स ड्यूटी टू वैल्यू स्टॉक। ऑडिटर का काम स्टॉक का वैल्यू करना नहीं है, ऑडिटर वैल्यूअर नहीं होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन वो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ही मस्ट रियलाई ऑन द ट्रस्टेड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, और इसके लिए कंपनी का जो ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, ट्रस्टेड एम्प्लॉय का मतलब कंपनी जिस पर विश्वास करता हो, जो कंपनी का ट्रस्टेड स्टाफ है, उसके ऊपर उसको भरोसा करना पड़ेगा, उसके ऊपर उसको रियलाई करना पड़ेगा। इसका मैनेजर के ऊपर रियलाई किया। और एक जज थे, उनका नाम था जस्टिस लोप्स। जस्टिस लोप्स बोले कि ऑडिटर इज नॉट अ डिटेक्टिव, ऑडिटर डिटेक्टिव नहीं है, ठीक है। ही इज अ वॉच डॉग, वो सिर्फ आपका वॉच डॉग है, वो सिर्फ ये देखेगा कि कौन सा एंट्री आया, कौन सा एंट्री गया। जैसे देखते हैं ना वॉच डॉग, हम लोग गेट में बांध के रखते हैं, दरवान कौन आया कौन गया उसका खबर बताएगा। ठीक इसी तरीके से ऑडिटर का देखने का ये काम है कि कौन सा एंट्री लिखा है, कौन सा एंट्री नहीं लिखे हैं, क्या आपका गलती है, क्या आपका फ्रॉड है, ये देखना उसका काम है, ठीक है। वो डिटेक्टिव नहीं है, ठीक है। मतलब वो ब्लड हाउंड नहीं है, उसी केस में बोला गया ही जस्टिफाइड, मतलब ही जस्टिफाइड का मतलब ऑडिटर को जज बोले ऑडिटर ठीक था, ऑडिटर ठीक किया। कैसे ठीक किया? इन बिलीविंग द ट्रस्टेड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, जिस एम्प्लॉय पर कंपनी ट्रस्ट करता है, जो कंपनी का मैनेजर है, उस पर विश्वास किया तो ठीक किया, कोई गलती नहीं किया। एंड जब तक कोई सस्पिशन अरोज नहीं होता है, तब तक उसको सिर्फ रीजनेबल केयर ही रखना है। यदि कभी कोई सस्पिशन अरोज होता है, मतलब कभी कोई सस्पिशन अरोज होता है, देख के लगेगा कि नहीं ये गलत है, इन सच केस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द थिंग्स उसको वेरीफाई करेगा। लेकिन जब तक कोई सस्पिशन अरोज नहीं होता है, ठीक है, तब तक वो सिर्फ रीजनेबल केयर रखेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका मतलब उस केस लॉ में ऑडिटर को गिल्टी नहीं माना गया। जो लिक्विडेटर था वो ऑडिटर को गिल्टी माना, लेकिन जो जज था ऑडिटर को गिल्टी नहीं माना। देखिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, ये एक क्लासिक रिमार्क्स था रिगार्डिंग ड्यूटी ऑफ ऑडिटर फॉर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। इसमें मैनेजर, कंपनी का जो मैनेजर था वो क्या सबमिट किया था? फॉल्स वैल्यू ऑफ स्टॉक। आपको केस लॉ लिखना पड़ेगा, इसका आंसर लिखने के लिए आपको एक केस लॉ ही लिखना पड़ेगा। ये फॉल्स वैल्यू लिखने के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है ओवर स्टेटेड हो गया एंड कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। आउट ऑफ सच नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट से कंपनी डिविडेंड पे कर दिया। बाद में देखा गया कि ये डिविडेंड पेमेंट के कारण पेमेंट कहाँ से हो गया, ठीक है, डिविडेंड वाज पेड आउट ऑफ
प्रॉफिट नहीं होगा, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ डिविडेंड कहाँ से पेमेंट हो गया? आउट ऑफ कैपिटल से पेमेंट हो गया, ठीक है, जिसके कारण कंपनी वाइंड अप हो गया, ठीक है, जिसके कारण कंपनी वाइंड अप हो गया। ऑडिटर से पूछा गया तो ऑडिटर बोला कि देखो भैया, हमको तो मैनेजर बताया था कि ये स्टॉक का वैल्यू है, एंड हमको कोई सस्पिशन नहीं लगा, हमको कोई डाउट नहीं हुआ, ठीक है, इसीलिए हम उसी वैल्यू को लिख दिया एंड उसी से नेट प्रॉफिट निकाला गया, ठीक है। लेकिन जो लिक्विडेटर था कंपनी का, वो ऑडिटर के ऊपर चार्ज लगाया, चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस। वो ऑडिटर को बोला कि आपकी गलती के कारण ये कंपनी बंद हुआ है। ऑडिटर को गिल्टी ठहराया गया। गिल्टी कौन ठहराया? लिक्विडेटर। अब जब बात कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट में जस्टिस लिंडले बोले कि देखो भैया, ऑडिटर तो वैल्यूअर है ही नहीं, ठीक है, एंड कंपनी का जो ट्रस्टेड एम्प्लॉय है उसके ऊपर उसको विश्वास रखना ही पड़ेगा। जस्टिस लोब्स बोले कि ऑडिटर डिटेक्टिव नहीं है, वो सिर्फ वॉच डॉग है, वो शिकारी कुत्ता नहीं है, ठीक है, डिटेक्टिव नहीं है, ठीक है, एंड उसको हमेशा ही कंपनी का जो ट्रस्टेड स्टाफ है उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उस पर विश्वास रखना पड़ेगा तब तक जब तक कोई सस्पिशन अरोज ना हो। जब तक कोई सस्पिशन अरोज नहीं होता है तब तक वो सिर्फ रीजनेबल केयर रख कर ही अपना काम करेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब इस केस लॉ में ऑडिटर को बरी कर दिया गया, ऑडिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा, और साथ में बोल दिया गया कि ऑडिटर कंपनी का ट्रस्टेड एम्प्लॉय पर विश्वास करेगा। इसका मतलब फॉल्ट मैनेजर का हो गया। अब मैनेजर का क्या हुआ वो हमको भी नहीं पता, हम ऑडिट पढ़ा रहे हैं। हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग पढ़े ना, ऑडिटर इज नॉट अ ब्लड हाउंड, ही इज अ वॉच डॉग, ये स्टेटमेंट है, रिमार्क्स है ना। ऐसे एक रिमार्क्स और भी है, एन ऑडिटर इज नॉट अ वैल्यूअर, उसी केस लॉ का वर्डिक्ट है, इसीलिए दोबारा से नोट्स नहीं लिखे हैं। उसी केस लॉ में जो जस्टिस, हम लोग जो केस लॉ डिस्कस किए थे पॉइंट नंबर 10 में, वो तो उतना ही डिस्कस किए थे ना जितना उस आंसर के लिए चाहिए था। बेसिकली जजमेंट तो बहुत बड़ा होता है, ये 500, 700, हजार पेज का होता है ना। तो उसी केस लॉ में जस्टिस लिंडले बोले हैं कहीं पर कि ऑडिटर जो है वो वैल्यूअर नहीं है। इसका मतलब वैल्यूएशन का काम करना ऑडिटर का होता ही नहीं है। हम लोग भी देखिए पढ़े हैं, हम लोग भी वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन जब पढ़े थे वहाँ बताए होंगे हम आपको कि ऑडिटर का काम वैल्यूएशन करना नहीं है, वैल्यूएशन करने का काम मैनेजमेंट का है। इसका मतलब ऑडिटर वैल्यूअर नहीं है, वो वैल्यूएशन नहीं करेगा, ठीक है, ये काम मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट को यदि प्रॉब्लम होगा तो वैल्यूअर कहीं बाहर से बुला के ला सकता है, लेकिन ऑडिटर का काम वैल्यूएशन करना नहीं है। ऑडिटर का काम नो डाउट वेरिफिकेशन करना है, नो डाउट वाउचिंग करना है, ट्रांजैक्शन का को एग्जामिन करना है, लेकिन असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का वैल्यू सही लिखा है कि नहीं, ठीक है, या वैसा ही लिखा है कि नहीं देख सकता है वो, पर सही निकला है कि नहीं ये देखना उसका काम नहीं है। ऑडिटर वैल्यूअर नहीं है, वो वैल्यूएशन का काम नहीं करेगा, ठीक है, वैल्यूएशन का काम नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एन ऑडिटर इज नॉट एन अकाउंटेंट। ऑडिटर, अच्छा इसका नोट्स जो है नॉट इन वैल्यूअर स्टडी मटेरियल में बहुत सुंदर से लिखा हुआ, छोटा में वहाँ से पढ़ लेना है, एक ही चीज़ नहीं लिखी क्योंकि फिर जस्टिस लिंडले वाला बात लिखना पड़ता, ठीक है। एन ऑडिटर इज नॉट एन अकाउंटेंट, ऑडिटर जो है अकाउंटेंट नहीं है। अकाउंटेंट का मतलब वो जिस कंपनी का ऑडिट करेगा उस कंपनी का अकाउंट्स नहीं लिखेगा। इसका मतलब ऑडिटर का काम अकाउंट लिखने का, बुक कीपिंग करने का, इंटरनल ऑडिट करने का, ये सब काम ऑडिटर का नहीं है। मतलब तब तो उसका इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा ना। आप स्टार्टिंग वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। जो अकाउंट्स लिखेगा वो ऑडिट नहीं करेगा, ठीक है। वो जो अकाउंट्स लिखेगा वो कभी भी उसका अकाउंट्स नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अब चोर को ही आप रखवाली करने के लिए बोलिएगा तो थोड़ी ना होगा, ठीक है। इसका मतलब जो लिखेगा वो कभी भी आपका ऑडिट नहीं करेगा। अकाउंटेंट का काम ऑडिटर का नहीं है। ऑडिटर अकाउंट्स नहीं लिखेगा, वो लिखा हुआ अकाउंट्स को आकर चेक करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो अकाउंट्स लिखेगा वो कभी भी अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता है,
ठीक है। इसका मतलब जो भी बुक कीपिंग का काम करेगा, जो अकाउंट्स का काम करेगा, जो इंटरनल ऑडिट करता हो आपका, ठीक है। इंटरनल ऑडिट देखिए हम पढ़ाए होंगे, वहाँ बोल दिए इंटरनल ऑडिट में आप अपने स्टाफ को रख सकते हैं, कंपनी का अपना ही स्टाफ रहता है इंटरनल ऑडिट में। लेकिन ऑडिट करते समय आपको एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट पर्सन लाना पड़ेगा। इसका मतलब जो अकाउंट्स लिखा होगा वो ऑडिट नहीं करेगा, ठीक है, वो ऑडिट करेगा, ठीक है। तो इन सच केस आपका सारा गंडगोल हो जाएगा, क्योंकि वो अपना ही लिखा हुआ फ्रॉड एंड एरर को वो डिटेक्ट तो करेगा नहीं। इसका मतलब बिजनेस में फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए ये बोला गया है कि जो अकाउंट्स लिखेगा वो कभी भी ऑडिट नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ऑडिटर इज नॉट एन अकाउंटेंट। इसका ये मत समझना कि अकाउंटेंट नहीं है मतलब उसको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है, ये नहीं। मतलब जो आपका अकाउंटेंट होगा वो आपका ऑडिट नहीं करेगा, ठीक है। जो आपका अकाउंटेंट रहेगा वो आपका ऑडिट नहीं करेगा। इसका मतलब आपको अकाउंट्स किसी और से लिखवाना है एंड ऑडिट किसी और से करवाना है, ठीक है। तब उसमें ऑथेंटिसिटी आएगा, तब आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट पे लोग विश्वास करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपनी लॉ प्रोविजन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। मतलब कोई कंपनी जब डिविडेंड पे करता है तो उस डिविडेंड पेमेंट के समय या फिर डिविडेंड पेमेंट को ऑडिटर कैसे एग्जामिन करता है, तो इसके ऊपर अपने लोगों को ये समझना पड़ेगा कि डिविडेंड के रिगार्डिंग कंपनी लॉ में क्या रूल्स लिखा हुआ है। क्योंकि कंपनी लॉ में जो रूल्स लिखा हुआ है ऑडिटर उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाएगा। इसका मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका हम बहुत बड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन। लेकिन आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ये हमेशा पार्ट क्वेश्चन पूछेगा। ये एक साथ ऐसा नहीं बोल सकता है कि लिखिए प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, आप लिखिए। ऐसा पूछ दिया तो अकेला क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो सकता है, ठीक है, या 15 मार्क्स का भी हो सकता है। लेकिन ये पार्ट क्वेश्चन पूछेगा या घुमा के कुछ क्वेश्चन पूछेगा। हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कंपनी लॉ का रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डिविडेंड हम लोग किसको बोलते हैं। तो डिविडेंड का मतलब होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। कोई भी कंपनी जब 1 साल काम कंप्लीट करता है, काम कंप्लीट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट अर्न करता है, उस नेट प्रॉफिट में से एक छोटा सा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देता है। उस छोटे से हिस्से को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। डिविडेंड के अंदर इंटरिम डिविडेंड भी होता है। इंटरिम डिविडेंड का मतलब डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मली क्या होता है 2020 का डिविडेंड 2021 में देंगे, 2021 का डिविडेंड 2022 में देंगे। पर यदि कभी ऐसा हो कि 2020 का डिविडेंड 2020 में ही दे दिया गया है, 2021 का डिविडेंड 2021 में ही दे दिया गया है, तो इसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। व्हेन डिविडेंड इज पेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर देन इट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। अदरवाइज डिविडेंड कैसे होता है, इस साल का डिविडेंड अगले साल का डिविडेंड उसके अगले साल, उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड का मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इसके अंदर इंटरिम डिविडेंड इंक्लूड होता है। डिविडेंड देने का प्रोसीड्यूर क्या, तरीका क्या है, तो याद रखना एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेगा कि डिविडेंड इतना % होना चाहिए, लेकिन उसको डिक्लेयर करने का पावर इक्विटी शेयर होल्डर के पास में है। इसका मतलब एजीएम जब बुलाया जाएगा, उस एजीएम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड को रिकमेंड करेगा, पर इक्विटी शेयर होल्डर उसको डिक्लेयर करेगा, ठीक है। और जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है उस रेट से ज़्यादा डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, पर चाहे तो रेट को कम कर सकता है। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला कि 10% डिविडेंड होना चाहिए, तो 10% से ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर डिक्लेयर नहीं कर सकता है, पर 10% से कम करने का पावर उनके पास है, ठीक है। ये कहाँ से डिविडेंड देगा, कहाँ से डिविडेंड का पैसा कहाँ से आएगा,
तो सबसे पहला है करंट ईयर प्रॉफिट। जो करंट ईयर है, करंट ईयर प्रॉफिट्स आप दे दीजिए, लेकिन आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल 2। याद रखना, एज पर डेप्रिसिएशन का जो है, डेप्रिसिएशन का न्यू कंपनी लॉ में शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, उस रेट के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद अपने प्रॉफिट से, आपके जो प्रॉफिट है उससे डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंगली जो निकलता होगा वो लेस कर दीजिए, बाकी प्रॉफिट से आप डिविडेंड दे सकते हैं। ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है एक्सेप्ट करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट को छोड़कर, एक्सेप्ट करंट ईयर का प्रॉफिट छोड़कर यदि कोई पुराना प्रॉफिट आपके पास है तो उस प्रॉफिट को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। यदि आपको पैसा मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, आफ्टर गिविंग गारंटी बाय द कंपनी, मतलब गारंटी, कंपनी का गारंटी के बाद यदि पैसा आपको मिलता है, बेसिकली ये सब ग्रांट्स है या सब्सिडीज होता है, ठीक है, उस पैसे को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। एंड कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट से डिविडेंड तब तक डिक्लेयर नहीं कर सकता है जब तक पुराना कोई लॉस यदि है उसको राइट ऑफ ना कर ले, या पुराना कोई डेप्रिसिएशन जमा किया हुआ है तो उस डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ ना कर ले। ठीक है। एंड लास्ट में फ्री रिजर्व को यूज करेंगे। इन शॉर्ट हम आपको सिंपल भाषा में सिखा देंगे कि डिविडेंड आप कहाँ से दे सकते हैं, तो हम लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। प्रॉफिट एंड फ्री रिजर्व से, प्रॉफिट का मतलब करंट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, या फिर करंट ईयर को छोड़कर पुराना किसी ईयर का प्रॉफिट है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए आप यूज नहीं करिएगा, आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, सबसे पहला बात। दूसरा बात, कोई भी पैसा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, जो पैसा कंपनी गारंटी देने के बाद गवर्नमेंट से लिया है, उस पैसे को यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये ग्रांट्स या सब्सिडी होता है। ठीक है। एंड कोई भी रिजर्व आपके पास है, कोई फ्री रिजर्व का मतलब जिस रिजर्व को कंपनी यूज कर सकता है, ठीक है, उस रिजर्व के पैसे से कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। मतलब कंपनी का रिजर्व का मतलब जनरल रिजर्व, बेसिकली रिजर्व का मतलब कंपनी का जो जनरल रिजर्व है या फिर कंपनी को ऐसा रिजर्व बनाया है जिस रिजर्व का यूज कंपनी अपने डिविडेंड पेमेंट के लिए करेगा। इसके लिए कंपनी कभी कभी बना के रखता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, कंपनी उसको यूज कर सकता है। ठीक है। इसका मतलब कभी आप एग्जाम में गए, क्वेश्चन आपसे वो ऐसे पूछा, कैन डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, कैन डिविडेंड बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, तो आप कैपिटल के, उसका आंसर आप कैपिटल के में नहीं छुपा हुआ है, आप कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ मत बोलिए, आप ये लिखिए कि एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका रूल्स 1 सेक्शन 23 में है, ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आपका सेक्शन 123 का रूल्स है, सेक्शन 123 का रूल्स है। ठीक है। तो आपको ये लिखना है सेक्शन 123 के अकॉर्डिंगली कंपनी को डिविडेंड अपने करंट ईयर के प्रॉफिट से देना चाहिए, डेप्रिसिएशन के बाद कंपनी को डिविडेंड अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से देना चाहिए, डेप्रिसिएशन के बाद कंपनी को जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से मिला है गारंटी देने के बाद उस पैसे से कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। एंड कंपनी को अपना जो प्रॉफिट एंड रिजर्व्स है, जो फ्री रिजर्व्स है, जिस रिजर्व को कंपनी डिविडेंड के लिए क्रिएट किया है, ठीक है, उसमें से कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, कैपिटल से नहीं। यही इसका आंसर है। ठीक है। आप फालतू का ये मत लिखिएगा कि नहीं डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल लेके आप घूम रहे हैं, सीधा काट देगा। आपसे यदि पूछता है कि कंपनी अपना कैपिटल से डिविडेंड दे पाएगा कि नहीं, तो सेम इसका आंसर ये लिखना है सोर्सेस। आपसे ऐसे पूछ दिया कि कैन अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ये तो लिखिएगा कि कंपनी बिना राइटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन का डिविडेंड नहीं दे सकता है। ठीक है। उसका रीजंस, फिर ये रीजंस लिखिएगा।
इसका मतलब जब भी आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछे कि डिविडेंड कंपनी क्या प्रॉफिट से दे सकता है, डिविडेंड क्या कंपनी कैपिटल से दे सकता है, क्या डिविडेंड बिना कोई पास्ट लॉसेस को राइट ऑफ किए दे सकता है, या बिना डेप्रिसिएशन चार्ज किए दे सकता है, इसमें अनाप शनाप नहीं लिखना है। इसमें सोर्सेस ऑफ डिविडेंड जो है आपका, इसको बाकायदा सेक्शन के साथ आप अच्छे तरीके से लिखिएगा। ऊपर में थोड़ा इंट्रो मार दीजिएगा, नीचे में हेंस डिविडेंड कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट राइटिंग ऑफ पास्ट लॉसेस, तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अनाप शनाप नहीं लिखना है, क्योंकि वो जानता है कि जैसे आपसे पूछ दिया कि कैन ए कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड विदाउट राइटिंग ऑफ पास्ट लॉसेस, ठीक है, तो आप पास्ट लॉसेस लेके अनाप शनाप पढ़ के नहीं गए आप पढ़ के नहीं गए। कोई फ्रेंड से कोई पूछ दिया, अच्छा ये है, अच्छा हम इसमें तो दो पैराग्राफ लिख लेंगे। जो क्वेश्चन आपका देखिएगा ना, देख के समझ जाएगा कि अनाप शनाप लिखा हुआ, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर कैसे जैसे देखिए पॉइंट्स लिखा हुआ, अच्छा करंट ईयर प्रॉफिट लिखा है, अच्छा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी लिखा है, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है, अच्छा ये भी लिख दिया है अनलेस दिस, वो समझ जाएगा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपका फुल मार्क्स वो देगा। आप जो मार्क्स डिजर्व करते होंगे वो मार्क्स आपको दे देगा। ठीक है, इसका मतलब सोर्सेस टू बी यूज, कहाँ से डिविडेंड देना चाहिए, या उल्टा जो भी पूछे इसका कहाँ से डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ठीक है, इसका सभी का आंसर इसी में छुपा हुआ है। आपको यही आंसर बताना है कि डिविडेंड प्रॉफिट से दे दिया जाएगा, करंट ईयर प्रॉफिट से, डेप्रिसिएशन के बाद, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, डेप्रिसिएशन के बाद, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 वाला होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा मिलता हो गारंटी देने के बाद उसको यूज कर सकते हैं, एंड आप अपना फ्री रिजर्व को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी डिविडेंड का मीनिंग तो समझ गए। डिविडेंड रिकमेंड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड पे कौन करेगा, ठीक है, डिविडेंड रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर करेगा इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड ये हम लोग 5 सोर्स से देते हैं। ट्रांसफर टू जीआर, ट्रांसफर टू जीआर का मतलब क्या कोई डिविडेंड देने से पहले, ठीक है, हम लोग को जीआर में कोई पैसा ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं, मतलब हम लोग को रिजर्व क्रिएट करना चाहिए या नहीं, मतलब शेयर होल्डर को पैसा बांटने से पहले कंपनी अपने रिजर्व में कुछ पैसा रखेगा कि नहीं। तो न्यू कंपनी लॉ बोलता है कि न्यू कंपनी लॉ एक वर्ड यूज किया है, ठीक है, मे, MAY, मे का मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मे का मतलब कर भी सकते हैं या और नहीं भी कर सकते। इसका मतलब कोई कंपनी चाहे तो प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज, ठीक है, जीआर में ट्रांसफर कर सकता है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये मे वर्ड का मतलब होता है ये कंपलसरी नहीं हुआ, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर भी सकता है और जीआर में ट्रांसफर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है। मोड ऑफ पेमेंट, तो मोड ऑफ पेमेंट हालांकि बहुत सारा बात लिख दिए हैं, पर सिंपल सा बात याद रखिएगा। मोड ऑफ पेमेंट का मतलब डिविडेंड कैसे दिया जाएगा। हम हालांकि 4-5 पॉइंट लिख दिए, पर सारा का सारा फालतू पॉइंट है। जो मेन बात हम आपको बताते हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करने के 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर एक नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिस बैंक अकाउंट का यूज सिर्फ आप डिविडेंड पेमेंट के लिए करेंगे, जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल आप सिर्फ डिविडेंड पेमेंट के लिए करेंगे। आज के डेट में डिविडेंड सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट होता है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका बैंक डिटेल्स जो बैंक के पास है, उस बैंक अकाउंट में आपका डिविडेंड का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आपके घर में बोलेंगे ना कि चेक कैश आएगा, बोल सकते लिखा हुआ लॉ में, ठीक है, चेक आएगा लिखा हुआ लॉ में, ठीक है, ये डिविडेंड वारंट आएगा लिखा हुआ लॉ में, ठीक है, सब फालतू बात है, सारा का सारा फालतू बात है। मतलब कैश आपको बुलाकर नगद पैसा गिन के कोई देने वाला नहीं। चेक देने का सिस्टम था पहले, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कंपनी डिविडेंड जो पेमेंट करेगा, मोड ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट कैसे करेगा, और डिविडेंड के लिए एक अलग बैंक अकाउंट खोलेगा। 5 दिन के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके 5 डेज के अंदर एक नया बैंक अकाउंट खोलेगा। उस बैंक अकाउंट में डिविडेंड वाला पूरा पैसा जमा हो जाएगा और उस अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर से सभी को पैसा भेजा जाएगा। यह है मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है,
कंपनी चाहे तो कंपनी कभी भी नॉन कैश में डिविडेंड नहीं दे सकता है, पर कंपनी चाहे तो बोनस इशू कर सकता है। बोनस इशू एक अलग चीज है, अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। कंपनी मतलब लॉ में बोला हुआ है कि डिविडेंड कैन ओनली बी पेड इन कैश, ठीक है, लेकिन कंपनी चाहे तो बोनस इशू कर सकता है। बोनस इशू भी में कंपनी का प्रॉफिट एंड रिजर्व कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक तरीका है, ठीक है, जिस तरीके से कंपनी अपना प्रॉफिट एंड रिजर्व्स अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। इसका मतलब बोनस इशू हो सकता है, ठीक है। यदि डिविडेंड अनपेड रह जाए, अच्छा ये समझिए थोड़ा, आज के डेट में डिविडेंड अनपेड कैसे रह पाएगा, ठीक है, अनपेड फॉर 30 डेज, ध्यान रखना, फ्रॉम डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन के 30 दिन तक यदि कोई डिविडेंड अनपेड रह जाए, मतलब आप दे नहीं पाए। बताइए ऐसा पॉसिबल है क्या? आज की डेट में जब हर एक चीज़ को आधार से लिंक कर दे रहे हैं, हर एक चीज़ को पैन से लिंक किया हुआ है, बिना आपका बैंक अकाउंट से, बिना आपका बैंक डिटेल से आपका अकाउंट नहीं खुलेगा, तो क्या पॉसिबल है कि डिविडेंड अनपेड रह जाएगा? आंसर है कि हाँ पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बैंक के पास आपका अकाउंट है, पर अकाउंट किसी रीजन से आपका फ्रीज हो चुका है, किसी रीजन से जो आप बैंक को अकाउंट नंबर दिए हैं, अकाउंट नंबर आपका बंद हो चुका है, वो बैंक अकाउंट आपके पास वो अकाउंट आप नहीं ऑपरेट करते हैं, या फिर किसी रीजन से बैंक उस अकाउंट को बंद कर दिया है। ऐसे केस में उस अकाउंट में कोई पैसा ढुक नहीं पाएगा, उस अकाउंट में कोई पैसा जा नहीं पाएगा, डिविडेंड आपका अनपेड रह जाएगा। पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास शेयर्स है, ठीक है, मेरे पास कुछ शेयर्स है टाटा लिमिटेड का, तो टाटा लिमिटेड के रजिस्टर में मेरा नाम लिखा हुआ है, उसका में लिखा हुआ राजीव राय के पास 2000 शेयर्स है। मान लो ये शेयर्स हम बेच दिए शंभू को, शेयर्स हम किसको बेच दिए? शंभू को। तो शेयर्स जैसे हम शंभू को बेच देते हैं तो शेयर्स का एक डीड बनेगा, उसका ट्रांसफर डीड होता है, तो शंभू क्या करेगा? ट्रांसफर डीड को कंपनी को देगा, ठीक है। ट्रांसफर डीड कंपनी के पास जाकर जमा होगा, कंपनी अपने रजिस्टर में मेरा नाम हटा के शंभू का नाम लिखेगा, ठीक है, मेरा नाम को काटेगा और शंभू का नाम लिखेगा, ठीक है। पर ये काटने और लिखने के बीच ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। मेरा नाम काट कर जो शंभू का नाम लिखेगा, ये काटने और लिखने के बीच ही डिविडेंड डिक्लेयर हो गया, ठीक है। और कंपनी के रजिस्टर में शंभू का नाम एंट्री नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में जिसका नाम पहले से रजिस्टर्ड है, मतलब मेरा, ये जब तक हम रिटर्न लिखकर नहीं देते हैं कंपनी को, जब तक हम रिटर्न लिखकर किसको नहीं देते हैं? कंपनी को, कि ये डिविडेंड का पैसा शंभू को दे दिया जाए, ये जब तक हम रिटर्न नहीं देंगे तब तक कंपनी उस पैसे का यूज नहीं करेगा, तब तक कंपनी वो पैसा ना हमको देगा ना शंभू को देगा। इसका डिविडेंड क्या रह जाएगा? अनपेड, ठीक है। डिविडेंड यदि अनपेड रह जाए डिक्लेरेशन के 30 दिन तक, ठीक है, तो उस केस में कंपनी को एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, 7 डेज के अंदर एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम होगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कोई भी डिविडेंड यदि अनपेड रह जाए, अनपेड, फिर बता दे रहे अनपेड 2 सिचुएशन में होता है। पहला सिचुएशन, जो बैंक अकाउंट आप कंपनी को दिए हैं वो बैंक अकाउंट अभी आपका ऑपरेट नहीं हो रहा है, बैंक अकाउंट सीज है, बंद है, उस केस में कंपनी उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। दूसरा केस क्या बताएं? जब शेयर्स, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर शेयर्स बेचता है, ठीक है, और ये बेचने के बाद यदि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है और कंपनी के बुक में ये ट्रांसफर का रिकॉर्ड नहीं है, मतलब एक शेयर होल्डर जैसे मिस्टर ए बेचा मिस्टर बी को, तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस्टर ए का नाम लिखा हुआ है, कंपनी का शेयर होल्डर का लिस्ट में ए का नाम लिखा हुआ है, तो ए का नाम काट के बी का नाम लिखिएगा ना। ये काटने और लिखने के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। ऐसे सिचुएशन में ए जब तक कंपनी को रिटर्न स्टेटमेंट ना दे दे कि ये पैसा बी को दे दीजिए, तब तक कंपनी उस पैसे को यूज नहीं कर सकता है। कंपनी उस पैसे को यदि यूज नहीं कर पाएगा 30 दिन तक, या 30 दिन तक ये काम नहीं हो पाया, हम लेटर नहीं दे पाए, तो कंपनी उस पैसे को
अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में या फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 7 दिन के अंदर। 30 दिन खत्म होगा 7 दिन के अंदर, ठीक है। उस अकाउंट में यदि पैसा 7 ईयर्स तक अनक्लेम्ड रह जाए, 7 साल तक कोई पैसा लेने नहीं आया, ठीक है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में पैसा चला जाएगा, मतलब पैसा आपका डूब गया। ये मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट मेंटेन करता है। इस फंड में जो पैसा आएगा उसका यूज किस में होगा? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, मतलब इन्वेस्टर को एडुकेट करने में एंड इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने में जो खर्च होता है इसी फंड से पैसा जाएगा, ठीक है। यदि मान लीजिए ये पूरे काम में, ये पूरा काम इधर का काम तो हो ही चुका है, यहाँ पर डेज है ना, 5 डेज डिविडेंड 5 दिन के अंदर देना आपको, ठीक है, सॉरी 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट खोलना है, 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे करना है। 30 दिन के अंदर नहीं पे हुआ तो 7 दिन के अंदर एक नया अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, ठीक है। पेनाल्टी क्या है? ये सब रूल्स नहीं फॉलो होगा तो पेनाल्टी क्या है? तो डायरेक्टर्स को 2 साल का सजा हो सकता है, ठीक है, और 1000 रुपया पर डे के हिसाब से जब तक डिफॉल्ट चलता रहेगा, ठीक है, जितने दिन का डिफॉल्ट होगा पर डे का 1000 रुपया डायरेक्टर्स के ऊपर फाइन लगेगा। कंपनी के ऊपर क्या फाइन लगेगा? तो जो डिले पीरियड है उसके ऊपर कंपनी को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, फॉर डिले पीरियड, फॉर डिले पीरियड, जितने दिन तक डिले होगा, जितने दिन तक डिले होगा उतने दिन का कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए फास्ट रिकैप करेंगे। अब ये बात तो क्लियर हो गया कि डिविडेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट है, डिविडेंड रिकमेंड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर डिक्लेयर करता है इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड कंपनी अपना करंट ईयर प्रॉफिट से दे सकता है, पिछले साल या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल के प्रॉफिट से दे सकता है, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, ठीक है, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिला है गारंटी देने के बाद उस पैसे को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड कंपनी का जो फ्री रिजर्व्स है कंपनी उसको यूज कर सकता है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले चाहे तो एक सर्टेन अमाउंट अपने जीआर में ट्रांसफर करेगा, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, डिविडेंड डिक्लेयर के 5 दिन के अंदर एक नया अकाउंट खुलेगा, उस अकाउंट में डिविडेंड वाला पैसा जमा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक मोड से सबको पैसा मिलेगा। 30 दिन तक सबको पैसा नहीं मिलता है तो जिनको पैसा नहीं मिला है उनका जो पैसा है उनको अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। उस अकाउंट से 7 ईयर्स तक कोई पैसा लेने नहीं आता है तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। इस रूल्स को यदि नहीं फॉलो किया जाए तो डायरेक्टर्स को 2 साल का सजा और 1000 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा एंड कंपनी को 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी के केस में या फिर बड़े कंपनी के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोई एक ऑडिटर पूरा ऑडिट को कंप्लीट कर दे। मतलब किसी एक ऑडिटर या फिर किसी एक फर्म के कैपेबिलिटी के बाहर का बात है कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी का ऑडिट कंप्लीट अकेला कर देगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। मतलब जॉइंट ऑडिटर का मतलब सेवरल ऑडिटर एक साथ अपॉइंट होंगे। एक कंपनी को ऑडिट करने के लिए हो सकता है 2, 3, 4, 5 ऑडिट फर्म अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कभी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। ये मल्टीनेशनल कंपनी के केस में या बड़े कंपनी के केस में पॉसिबल है। जैसे सपोज करिए एक बड़ा कंपनी है, उसका इंडिया में भी उसका ऑफिस है, उसका इंडिया में भी बिजनेस है, इंडिया में भी उसके अलग अलग स्टेट में उसका बिजनेस है, इंडिया के बाहर भी उसका बिजनेस है। मान लीजिए उसका यूके में बिजनेस है, यूएसए में बिजनेस है, ठीक है, कनाडा में बिजनेस है, लंदन में बिजनेस है, ठीक है, अलग अलग कंट्री में उसका बिजनेस है।
ऐसे केस में कोई एक ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि अकेला पूरा ऑडिट को कंप्लीट कर दे। ऐसे केस में कंपनी को चाहिए कि एवरी कंट्री के लिए सेपरेट ऑडिटर अपॉइंट करे, ठीक है, सभी ऑडिटर मिलकर, ठीक है, कंपनी को ऑडिट को कंप्लीट करेगा। ऐसा भी हो सकता है इंडिया में यदि आपके पास अलग अलग स्टेट में अलग अलग यदि आपके पास ऑफिस है, बहुत बड़ा आपका कारोबार है, तो ये इंडिया में भी हो सकता है रीजन के हिसाब से, ईस्टर्न रीजन का अलग ऑडिटर, वेस्टर्न का अलग, साउथ का अलग एंड नॉर्थ का अलग, ये पॉसिबल है, ठीक है। और ऐसा कभी होता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है जॉइंट ऑडिट करना, जहाँ पर सेवरल ऑडिटर मिलकर किसी कंपनी को ऑडिट करते हैं, ठीक है। जॉइंट ऑडिट का फायदा क्या होता है, क्या फायदा होता है? तो सबसे पहला कि पूलिंग एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज। पूलिंग का मतलब बहुत सारे ऑडिटर्स अपना बुद्धि एक साथ लगाएंगे ना, एक साथ कंबाइंड करेंगे ना। एंड शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज मतलब एक दूसरे का जो एक्सपर्टाइज मतलब एक दूसरे का टैलेंट एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इसका मतलब एक फर्म को कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता हो ऑडिट करने में, मान लीजिए एक फर्म टैक्स में एक्सपर्टाइज है, एक फर्म अकाउंट में एक्सपर्टाइज है, कोई एक फर्म कॉस्ट कैलकुलेशन में एक्सपर्टाइज है, तो लोग मिल के काम कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे के साथ नॉलेज भी शेयर करेंगे। फायदा ये ऑडिट का जो क्वालिटी है काफ़ी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वालिफाइड लोग एक साथ आएंगे। काम का लोड, जाहिर सा बात है, काम का लोड जो है वो आपका कम हो जाएगा। एंड जो कॉस्ट ऑफ ऑडिट है ये भी आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। रिड्यूस क्यों होगा? क्योंकि सभी मिलकर काम कर रहे हैं, तो काम करने का वर्क डिवाइड होगा ना, वर्क डिवाइड होने से आपका कॉस्ट में रिडक्शन आएगा, आपका कॉस्ट आपका कम होगा। लेकिन एडवांटेज के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाएगा इसका गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए वर्ड में लिखा हुआ, में मतलब हो भी सकता है, आप तालमेल बिठा भी सकते हैं, नहीं भी बिठा सकते हैं। ये तालमेल बिठा लेते हैं अच्छे तरीके से तो बहुत बढ़िया, और तालमेल अच्छी कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होता है तो प्रॉब्लम अराइज होगा, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। मतलब एक दूसरे, वो सोचेगा ये काम वो करेगा, वो सोचेगा ये काम वो करेगा, ठीक है। इसको लेके प्रॉब्लम अराइज होगा। ये प्रॉब्लम खास करके तब ज़्यादा अराइज होगा, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तब ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड में दो फॉर्म यदि है और उनका स्टैंडर्ड डिफरेंट है, एक फॉर्म काफ़ी हाई लेवल का है, एक फॉर्म थोड़ा सा लो लेवल का है, उस केस में उनके बीच में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगा। जो हाई लेवल वाला फॉर्म रहेगा उसको लगेगा नहीं हमसे मेन काम सब करेंगे, एंड जो लो बाकी सारा काम लो लेवल वाला करेगा। लो लेवल वाला सोचेगा नहीं हम क्यों करेंगे सारा ये काम, ठीक है, हम भी उस काम करेंगे। इसका मतलब उनके बीच में, ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होगा। ये डेवलप होने से मेन इसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर पड़ेगा, कंपनी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, मतलब ऑडिट में डिले होगा। एंड अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर है, जहाँ पर हम लोग SA 229 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो SA 229 में कहीं पर भी, ठीक है, जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। मतलब वहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि जॉइंट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये ऐसे में नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा होने के कारण, ठीक है, लैक ऑफ डेफिनेशन होने के कारण, ठीक है, कंपनी भी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है। कॉमन एरिया, जो कॉमन एरिया ऑडिट का जो कॉमन एरिया है, जिस एरिया का ऑडिट सभी को मिलके करना है, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब वो सोचेगा A सोचेगा B करेगा, B सोचेगा A करेगा, A सोचेगा C करेगा, काम हो ही नहीं पाएगा। एंड फीस शेयरिंग को लेकर, फीस तो कॉमन रहेगा ना, फीस शेयरिंग को लेकर भी, ठीक है, उनके बीच में प्रॉब्लम अराइज होगा। यदि फीस कॉमन है तो, फीस यदि अलग अलग सबका है तो फिर ये आपका डिसएडवांटेज से हट जाएगा, ठीक है, ये आपका डिसएडवांटेज से हट जाएगा। ये डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी आपको जॉइंट ऑडिटर तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपको सिनेरियो बताए थे स्टार्टिंग में कि बड़े कंपनीज हैं, उस केस में तो आपका एक सिंगल ऑडिटर पूरा काम तो कर ही नहीं पाएगा। तो ये डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी, ठीक है, कंपनी को जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ता है, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट पॉइंट, ब्रांच ऑडिट का। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक ब्रांच ऑडिट। मान लीजिए जैसे जॉइंट ऑडिट पढ़े ना, ऐसे ब्रांच ऑडिट होता है। एक कंपनी का यदि अलग अलग स्टेट में,
अलग अलग ब्रांचेज है तो उस केस में उसका ऑडिट कैसे होगा, या फिर एक कंपनी का कुछ ब्रांच इंडिया में है कुछ ब्रांच फॉरेन में है तो ऐसे केस में उसका ऑडिट कैसे होगा। तो जॉइंट ऑडिट के कॉन्सेप्ट से ही होगा, लेकिन उसी को हम दोबारा पढ़ेंगे ब्रांच ऑडिट के हिसाब से। यदि ब्रांचेज इंडिया में है तो इंडियन सीए अपॉइंट होगा। अपॉइंटमेंट करते समय यदि ब्रांच इंडिया में है, ठीक है, अपॉइंटमेंट के समय ब्रांच इंडिया में है तो इंडियन सीए अपॉइंट होगा। ब्रांच यदि फॉरेन में है तो फॉरेन सीए अपॉइंट होगा। मतलब इंडियन सीए जो है, इंडियन सीए वो जाके फॉरेन में काम नहीं करेगा क्योंकि फॉरेन का रूल्स एंड रेगुलेशन उसको नहीं पता है। इंडियन सीए यदि है इंडियन सीए तो इंडियन ब्रांच कंट्रोल करेगा, एंड फॉरेन ब्रांच के लिए वहाँ के लॉ के हिसाब से जो सीए पढ़ा होगा या वहाँ के लॉ के हिसाब से जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट होगा वो उसका ऑडिट करेगा। ठीक है, पावर एंड ड्यूटीज क्या है, सेम जो हम लोग 143 में कभी एक्सप्लेन किए होंगे सेम है। जो ब्रांच ऑडिटर है वो किसको रिपोर्ट करेगा, ब्रांच ऑडिटर अपना ऑडिट बनाकर हेड ऑफिस में जो ऑडिटर बैठा हुआ है उस ऑडिटर को अपना रिपोर्ट देगा। ठीक है, मेन ऑडिटर को अपना रिपोर्ट देगा। मेन ऑडिटर क्या करेगा, सारा ऑडिट को, सारा ब्रांच ऑडिटर का रिपोर्ट को इकट्ठा करेगा एंड उसके बेसिस में अपना फाइनल रिपोर्ट रेडी करेगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, अगले क्लास में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।